बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी फोरम। आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स डाला करूँगी एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं 9th 10th और फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी डालना स्टार्ट कर दूँगी और साथ साथ मैं माइक्रोबायो के भी लेक्चर्स डालती रहूँगी। आज चैप्टर 14 है बायोलॉजी का, यानी कि इसका नाम है रेस्पिरेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में आप जान सकेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, रेस्पिरेशन किन सेल्स टाइप्स में होती है और जो मैन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कौन कौन से आर्गन्स इसमें आते हैं और वो पूरा सिस्टम किस तरह से है और अपनी फंक्शनिंग किस तरह परफॉर्म करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होता है रेस्पिरेशन और दूसरी होती है ब्रीदिंग। लोग अक्सर इसको मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स में। ब्रीदिंग आम लफ्ज़ों में कहें तो जो सांस लेने का पूरा प्रोसेस होता है उसको ब्रीदिंग कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस कर कौन रहा होता है, इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। ब्रीदिंग के प्रोसेस में एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक, यानी कि इससे एनर्जी नहीं बनेगी हमारे पास। जो अब दूसरा है रेस्पिरेशन का हमारे पास प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, जो ग्लूकोज होगा वो उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है दूसरे मॉलिक्यूल्स में, ताकि जो हमारे पास एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो बने। रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी बनेगी उस सेल उसको यूज़ करेंगे अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब जो चीज़ कॉमन होती है सब सेल्स में, चाहे वो मल्टी सेलुलर सेल्स हों, यूनिसेलुलर हों, प्रोकैरियोट्स हों, यूकैरियोट्स हों, उसमें जो चीज़ कॉमन होती है वो सेल होता है। ठीक, सेल होता है, सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। इसलिए उसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है ताकि हमारे पास एनर्जी आए और फिर उस एनर्जी के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस हैं वो हो सकें। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। ब्रीदिंग की डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि जो इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं और इसमें कोई एनर्जी की जनरेशन नहीं होती। रेस्पिरेशन में था कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सेकंड है काइंड ऑफ प्रोसेस के हम देखते हैं जो ये प्रोसेस हो रहा होता है ये कौन सी काइंड का होता है, इसकी नेचर कौन सी होती है। जो ब्रीदिंग है ये हमारे पास वॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक, यानी कि ये ख़ुद से होता है और इसकी जो नेचर है ये बायोफिज़िकल नेचर होती है और इसकी जो स्टेजेस होती हैं उनमें ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल आता है। रेस्पिरेशन जो है ये इनवॉलेंट्री बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें होता क्या है कि ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के थ्रू होता है। थर्ड है कि ये प्रोसेसेस होते कहाँ पे हैं। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये लंग्स में होता है और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये हर सेल में होता है। फिर है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। ब्रीदिंग में एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी और रेस्पिरेशन में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देन है कि ये जो प्रोसेस हैं दोनों ये एक्स्ट्रा सेलुलर हैं या इंट्रा सेलुलर हैं। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है ये क्योंकि सेल्स के बाहर होता है तो इस वजह से इसको एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहा जाता है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये सेल्स के अंदर होता है और सेल जाहिर सी बात है ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं तो इसको इंट्रा सेलुलर प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट एंजाइम्स की बात करते हैं कि एंजाइम्स इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते। ब्रीदिंग में कोई एंजाइम भी शामिल नहीं होता, ये सारा खुद ब खुद होता है। और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो ये पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं। देन है कि ये होता किसके ज़रिए है, इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं। तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है इसमें नोज़ का फंक्शन होता है, लंग्स का फंक्शन होता है और जो रेस्पिरेशन है इसमें सारी ऑर्गेनेल्स जो सी हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सारी एनर्जी जनरेशन वहाँ पे हो रही होती है, वो सेल का पावर हाउस है, तो वहाँ पे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है।
ये था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब अपने हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की समझ तो अब आ गई होगी कि ये होता क्या है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन किन सेल्स में होती है, और फिर उसके बाद जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है हम उसको पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन किन किन सेल या ऑर्गेनिजम्स में होती है, अब इसमें हम बात करते हैं। रेस्पिरेशन जितने भी सेल्स होते हैं उन सारों में होती है, लेकिन ये है कि प्रोकैरियोट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के बाद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और यूकैरियोट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जिस तरह बाकी सारे प्रोसेसेस सेलुलर लेवल पे भी होते हैं और ऑर्गेनिज्म लेवल पे होते हैं, इस तरह रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये भी सेलुलर लेवल पे भी होता है और ऑर्गेनिस्मिक लेवल पे भी होता है। The process of respiration that takes place at cellular level is called as internal respiration। इसमें होता क्या है कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन हो रहा होता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। जैसा कि अब इस केस में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा ताकि हमारे पास जो एनर्जी है वो आए, ठीक। और फिर उसके बाद दूसरा है ऑर्गेनिस्मिक लेवल जो है, ये इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनिस्मिक लेवल इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जाता है। ये दोनों प्रोसेसेस हैं ये ऑक्सीजन के साथ इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और इसको एनवायरनमेंट से इनहेल किया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो उसको एनवायरनमेंट में एक्सेल किया जाता है। नो लेट्स कम टूवर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि ऐसा बॉडी सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एनवायरनमेंट, ठीक। बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होगा आउटर मेम्ब्रेन आउटर एनवायरनमेंट के साथ, सही। जैसा कि अब जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितने भी इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, जितने भी बॉडी के पार्ट्स या सेल्स इन्वॉल्व होंगे, वो सारे मिल के बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक। अब जब भी कोई प्रोसेस होना होता है या किसी भी ऑर्गन ने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो उस ऑर्गन की या उस एरिया की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फीचर्स होती हैं जो स्पेसिफिक होंगे उसने जो फंक्शन परफॉर्म करना होगा या जिसको स्पेसिफाई किया जाता है उस फंक्शन के लिए। अब इस तरह जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, मतलब वो एरिया जहाँ पे ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है एनवायरनमेंट के साथ, इसको रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ताकि जो डिफ्यूजन हो रही होती है गैसेस की सेल्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जा रही होती है, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये इफ़ेक्टिवली हो सके। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है वो परमिएबल हो, ठीक। परमिएबल होगी तभी जो गैसेस हैं वो उससे पास कर सकेंगी ईज़िली, सही है। उसके बाद है कि वो थिन हो, बिकॉज डिफ्यूजन इज़ ओनली एफिशिएंट ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस। थिन होगी तो डिफ्यूजन जो है वो हो सकेगी, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए जो ये है थिकनेस और थिननेस जो है ये स्पेसिफाई है। 1 मीटर की अगर थिननेस होगी तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये आसानी से हो सकता है, जो मटेरियल्स हैं वो उसमें से आसानी से पास कर सकते हैं। फिर जो सरफेस एरिया होगा वो रेस्पिरेटरी सरफेस का लार्ज होना चाहिए, क्योंकि जो गैसेस होती हैं एक्सचेंज होंगी वो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है उसके मुताबिक होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा गैसेस की ज़रूरत हो, तो फिर जब ज़्यादा एक्सचेंज होना है गैसेस का तो उसके लिए जो सरफेस एरिया है वो भी ज़्यादा चाहिए। फिर ये है कि जो ब्लड सप्लाई उस रेस्पिरेटरी सरफेस को मिल रही हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और फिर वेंटिलेशन जो मैकेनिज़्म होता है वो भी बहुत अच्छा हो, ताकि जो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेटरी सरफेस पे उसको मेंटेन किया जा सके, एक स्टेबल जो प्रोसेस है वो हो सके। अब ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ते हैं। इसमें दो आते हैं, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक।
अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इंसानों में ये सिस्टम रखा हुआ है कि जो हमारा ओरल और नेज़ल रीजन होता है ना, ये इंटरकनेक्टेड होता है। उसकी वजह से इंसान नाक से भी सांस ले सकता है और कुछ केसेस में मुंह से भी सांस ले सकता है। अक्सर देखा गया है कि जब हमें फ्लू वगैरह होता है बहुत ज़्यादा, तो हम जो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं वो थ्रू माउथ कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो फूड होती है वो हम आइसोफेगस के थ्रू उसको आइसोफेगस में फूड किस तरह पास करते हैं, बाय यूजिंग नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो फूड होती है वो इंसान ख़ुद नहीं खा सकता, हमें ट्यूब्स के थ्रू उसको खुराक जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से जो ओरल और नेज़ल रीजन्स हैं, इनका इंटरकनेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दो रीजन्स हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है हमारे पास नोज और फेरिंक्स, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती है लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद एल्वेलाई आता है और देन फाइनली लंग्स। दिस वाज अबाउट टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन जो है उसके बारे में लेक्चर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।